बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बस बार प्रोटेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के जो आउटकम है वो मैं बता दूं आपको। आज के लेक्चर का जो पहला आउटकम है वो ये है कि आप ये बता सकेंगे इस लेक्चर के अख्ताम पे कि बस बार पे इतनी हाई शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी क्यों होती है। ये पहला आउटकम है। टोटल जो है 5 आउटकम हैं इस लेक्चर के। दूसरा आउटकम है जो कि हम करेंगे आज के लेक्चर में, वो ये है कि आप ये बता सकेंगे इस लेक्चर के अख्ताम पे कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे बस बार्स लोकेट होती हैं, जहाँ पे लगी होती हैं। तीसरा है कि आप बस बार की जो फॉल्ट्स होती हैं उनकी कॉजेज़ बता सकेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। और चौथा है कि आप बताएंगे कि बस बार प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर बस बार प्रोटेक्शन, ख़ास करके हाई वोल्टेजेस के लिए। और पांचवा और लास्ट आउटकम है कि सीटी सिलेक्शन का जो तरीक़ा है बस बार प्रोटेक्शन के लिए, तो सीटी सिलेक्शन किस तरह से की जाती है। तो उसको पहले मैं आपको एक गलत तरीके से बताऊंगा कि सीटी सिलेक्शन, और फिर सही तरीके से बताऊंगा कि सीटी सिलेक्शन कैसे की जाती है। तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले आउटकम के कि सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी क्यों होती है बस बार्स पे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर लें कि जो बस है वर्ड, ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड ओमनी बस से। ओमनी बस, ओमनी बस के मानी होते हैं कॉमन फॉर ऑल, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि कॉमन हो सबके लिए। तो अभी आप देख लेंगे कि बस जो है वाकई ये कॉमन पॉइंट है, एक तरह का जंक्शन होता है ये पावर सिस्टम में है। तो उसको यहाँ पे नर्व सेंटर भी कहा गया है। जैसे नर्व सेंटर होता है ना आपके जिस्म के अंदर, इसी तरह से बस बाहर भी जो है नर्व सेंटर होती है, एक जंक्शन होती है। तो आप यहाँ पे देखें फिगर 5.1, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लूँ। ये देखें, ये फिगर 5.1 है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इसकी जो लेफ़्ट साइड है, यानी बस बार जो है ना असल में ये है, ये बस बार है, ये जिसको कि मैं रेड से कर रहा हूँ। जो ब्लैक कलर की लाइन है ये बस बार है ये। और ये इसमें जो आ रही है आई इन 1 इन 2, इस तरह से करके टोटल नंबर ऑफ जो इनकमिंग है वो है N1, 1 से लेकर N1 तक। और ये सीधे हाथ पे जो है इसकी आउट गोइंग है। तो ये आउट गोइंग 1 है, सबसे नीचे आते रहे तो ये आउट गोइंग N2 है ये। तो इससे ये मालूम हुआ कि इनकमिंग लाइन जो है वो N1 है, यानी लेट से N1 अगर 5 है तो 5 इनकमिंग लाइन है, और N2 अगर 10 है तो 10 आउटगोइंग लाइन है। ठीक है ये। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया ये, और ये इसकी दिखाई गई है कि जोन, ये जो आपको ग्रे कलर का किया गया है ये जोन है, ये बस बार की प्रोटेक्टिव जोन है ये। ठीक है ना। अच्छा, इसी फिगर में आपको फिर एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जितना करंट आ रहा होता है ये, यानी कि लाइन इनकमिंग 1 से लेकर इनकमिंग N1 तक,
वो सारा का सारा करंट जो आउटगोइंग हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। ठीक है ना, ये आपके KCL से भी प्रूव हो रहा है ये, क्योंकि बस बार एक तरह के नोड है, तो नोड में जो करंट आता है वही करंट लीव करता है ये, तो इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है ये कि समेशन ये आपके पास k इज इक्वल टू 1 से लेकर N1 तक तमाम जो इनकमिंग करंट हैं ये बराबर होगा समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेकर के N2 तक और आउटगोइंग के तमाम करंट। ठीक है, तो यानी यही बता रहा है कि आपको इनकमिंग करंट बराबर है आउटगोइंग करंट के। ठीक है, तो ये हमने देखा बस बार। हमारा ये तो खैर इंट्रोडक्शन हो गया ना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था पहला वो क्या था, वो ये था कि द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन कि हाई शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी क्यों होती है बस बार पे। ये हमारा पहला आउटकम है। तो इसका रीज़न जो है ना, ये इसी से ही जाहिर है जो मैंने आपको बताया है। ये जो यहाँ पे लिखा है, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी एट द बस बार। तो ये आपको इसी चीज़ से जाहिर हो जाएगा जो फिगर है ये। देखिए क्यों, ये आपके पास बस बार है, ये दिखाया गया है, ये बस बार है आपके पास, है ना। ये जिसको मैंने रेड से किया है, इसको आउट जो उसको हाईलाइट किया रेड से। तो देखें इसमें ये करंट आ रहा है ये वाला, है ना। फिर ये करंट आ रहा है, ये इस तरह से ये N1 लाइनें आ रही हैं इस पर, और ये करंट फिर आने के बाद इस बस बार से डाइवर्ट हो रहा है कोई, यानी कि सारा करंट इसमें आया और फिर ये डाइवर्ट हो रहा है N2 नंबर ऑफ लाइंस पे। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिसाल दी, यानी कि 5 लाइनें आई और 10 लाइनें जा रही हैं, तो 5 लाइनों से करंट आया और फिर ये 10 लाइनों से डिवाइड हो गया, और ये बस बार वो जंक्शन पॉइंट था ये। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई फॉल्ट आती है, लेट्स से मैं ये कहूँ कि इस वाली लाइन पे इधर, यानी ये इनकमिंग 1 जो है, यहाँ पे मैं कहूँ कि ये इधर, यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको इस जगह पे, इसके नज़दीक में दिखाऊँ कि फॉल्ट आ गई, यहाँ से ये बस बार शॉर्ट हो गई है। ठीक है, ये मैं अर्थ बना सिंपल बना दूँगा इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे। बल्कि मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ से हटा के मैं इसको इधर दिखा देता हूँ बाहर, ताकि आपको नज़र आए। ये इससे निकाला मैंने, ठीक है, और ये यहाँ पे फिर ये अर्थ का सिंबल बना दिया मैंने, अर्थ हो गई है इस जगह से। तो अब क्या होगा आपके ख्याल में, क्या ये इनकमिंग 1 का ही करंट जो आएगा इसमें, क्या इस अर्थ में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इनकमिंग 2 का जो करंट है इसमें क्या होगा, देखिए इनकमिंग 2 का करंट यूँ आया और जाना तो चाहिए था इसको इसकी किसी आउटगोइंग लाइन में, इन 10 आउटगोइंग लाइन में, लेकिन चूंकि इसको ये पाथ मिल रहा है लीस्ट रेजिस्टेंस का, तो ये इधर से होता हुआ ये चला जाएगा ग्राउंड में। इस तरह से यहाँ से आ रही है ये, इसका जो है इसका भी करंट चला जाएगा इसी के अंदर से होता हुआ, और ये N1 यानी कि जो 10 लाइनें आ रही हैं सब का करंट जो है ये चला जाएगा ग्राउंड में। यानी कि बाहर करंट, आउटगोइंग में कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट जो है वो इसमें चला जाएगा अर्थ में। ये जो अर्थ दिखाया मैंने आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट से ये वाली लाइन जो इनकमिंग लाइन पे करंट था 5000 एम्पियर फॉर एग्जांपल, और इसी तरह से एग्ज्यूम करेंगे सबका करंट 5000 एम्पियर ही है, तो ये 10 लाइनें हैं, तो कितना हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट जब होगा तो ये 50,000 एम्पियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बस बार पे शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी कितनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इतनी सारे इसमें करंट की लाइन आकर के इसमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर कहीं भी बस बार में फॉल्ट आती है तो सारा का सारा करंट जितनी भी इनकमिंग है वो सारा का सारा करंट जो है वो इसमें चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से सबका करंट चला जाएगा। तो इसलिए बस बार पे शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ इंट्रोडक्शन से ही हमें क्लियर हो गई, पहली चीज़ का हमें जवाब मिल गया ये। ठीक है, आसान था ये, हो गया ये। दूसरे पे आ जाए, वो जगह जहाँ पे बस बार लोकेटेड होती हैं,
तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इसमें, इस आउटकम के अंदर ही, कि ये 4 जगह हैं: स्विच यार्ड्स, सब स्टेशंस एंड सप्लाई कियोस्क। तो स्विच यार्ड क्या होता है? स्विच यार्ड जो है दर हकीकत समझ लें कि सब स्टेशन ही होता है एक तरह का, लेकिन आउटडोर सब स्टेशन को हम स्विच यार्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब स्विचेस लगे होते हैं बड़े बड़े, बहुत हाई रेटिंग के, और चूंकि इनमें क्लियरेंस पे बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि जितने ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे उतनी ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए होगी। यानी क्लियरेंस क्या मतलब हुआ कि एक फेज़ यानी और दूसरे फेज़ में ए और बी यानी कि जो पोल कहलाते हैं, उनके दरमियान जो नंबर ऑफ़ मीटर्स हैं वो दूर होना चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, वरना आपस में इनके इंडक्टेंस कैपेसिटेंस हो जाती है पैदा। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होंगे इतने ज़्यादा ही ये सर्किट ब्रेकर के पोल जो हैं वो दूर होंगे। तो अब अगर आप सब सर्किट ब्रेकर ऐसा बनाएंगे जो कि इनक्लोज टाइप का हो, तो वो सर्किट ब्रेकर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें अगर आप इंसुलेटर भरेंगे, ऑयल भरें उसके अंदर, या SF6 गैस या कुछ भी इसमें भरें, तो बहुत ह्यूज सर्किट ब्रेकर होगा। समझें कि एक कमरे से, एक बड़े कमरे से भी बड़ा हो जाएगा वो सर्किट ब्रेकर हो। तो इकोनॉमिकल नहीं है। ऐसे फिर सर्किट ब्रेकर हम बनाते हैं जो कि ओपन एयर में लगे होते हैं, और इनके दरमियान इंसुलेटर जो है वो हवा होती है। और चूँकि हवा इतनी अच्छी इंसुलेटर नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंसेस और ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं। तो इतने दूर दूर पे फिर पोल्स होते हैं कि उनके लिए बेहतरीन फिर यही है कि उन सर्किट ब्रेकर को हम आउटडोर लगाएं। तो खुले आसमान के नीचे वो लगे होते हैं, वो ओपन सर्किट ब्रेकर होते हैं, और उनमें लाइटनिंग से प्रोटेक्शन तो खैर की जाती है, लेकिन बहरहाल वो स्विच यार्ड ओपन में लगा हुआ, आउटडोर में लगा हुआ है, तो वहाँ पे फॉल्ट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बस बार्स लगी होती हैं स्विच यार्ड में। दूसरा सब स्टेशन है। सब स्टेशन जो है वो यानी कि इंडोर होते हैं, हर एक कमरे के अंदर होते हैं तमाम चीज़ें, जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सब के सब जो है वो इक्विपमेंट जो है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर, सब जो है वो इंडोर्स होते हैं। तमाम रिले सब चीज़ें इंडोर्स होती हैं। और सप्लाई कियोस्क जो है, यहाँ भी जो आपके पास जो है ये तमाम चीज़ें इंडोर होती हैं। तो हमारे पास 3 तरह की चीज़ें हो गई जहाँ जहाँ बस बार लोकेटेड होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा फॉल्ट के चांसेस जो है स्विच यार्ड में ही आएगा, क्योंकि स्विच यार्ड जो है वो डायरेक्ट जो है वो मौसम के असरात से वो महफूज नहीं है। डायरेक्ट उसमें बारिशें भी हो रही हैं, उस पर स्नो भी फॉल हो रहा है, तो डायरेक्ट तमाम चीज़ें वो बस बार से इफेक्ट हो रही है। सब स्टेशन में फॉल्ट के चांसेस कम है, सप्लाई कियोस्क में भी चांसेस कम है फॉल्ट्स के, इंडोर होने की वजह से ये। ठीक है ना? तो ये चलें, ये तो मैंने आउटकम में ही आपको ये चीज़ समझा दी मैंने, इसको हम देख भी लेते हैं। मेरे ख्याल में सारे आपको आंसर मिल गए जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है ना? ठीक है, यही है, इसमें भी लिखा हुआ। तो चलें, ये भी हो गया, हमने कर लिया इसको। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं इस पे, तीसरे आउटकम पे। तो तीसरा क्या है कि द स्टूडेंट कैन गिव द कॉजेज ऑफ बस बार फॉल्ट्स। बस बार फॉल्ट की कॉजेज क्या हैं? ठीक है, ये भी मैंने आपके पास आउटकम में ही लिख दिया है इसको ब्रैकेट में, तो आपको इन पैरेंथेसिस के अंदर ही आपको जवाब मिल जाएगा इसका। तो ये कॉजेज़ हैं बस बार फॉल्ट्स की। नंबर 1 वीकनिंग। ठीक है, वीकनिंग ऑफ व्हाट? वीकनिंग ऑफ इंसुलेशन, करोजन ऑफ इंसुलेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन। और फिर इसके बाद एक और भी लिखा है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये भी मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ मैं। वीकनिंग कैसे होगी इंसुलेशन? इंसुलेशन आपने लगाई है अगर किसी बस बार पे, उस पर इंसुलेशन लगी हुई होती है PVC की, आप उस पर इंसुलेशन कर देते हैं, या उस पर कोई और मटेरियल की इस पर आप जो है ना वो कोटिंग कर देते हैं बस बार के ऊपर। तो वो इंसुलेशन जो है वो विद टाइम यानी कि एजिंग होती है उसकी, ज़ाहिर सी बात है उसकी जब कोई चीज़ आपने लगाई है तो उसकी एज होती है, तो विद एजिंग जो है वो इंसुलेशन वीक हो जाती है। वो अगर आपने आउटडोर लगाई है तो फिर वो जल्दी वो वीक हो जाएगी एजिंग से। एजिंग से मतलब क्या होगा कि जो इंसुलेशन होती है वो शुरू में
थोड़ी सॉफ्ट होती है, फिर बाद में वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, ऐसी हार्ड कि वो ज़रा सा भी आप उसको कोई चीज़ इस पर टच हो तो वो टूट टूट के गिरने लगती है। ठीक है ना। तो ये वीकनिंग होती है इसमें। रीज़न क्या है यहाँ पे, इसमें लिख भी देता हूँ ऊपर में, ड्यू टू एजिंग। ठीक है, एजिंग से। फिर दूसरा है कोरोजन ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन करोड हो जाती है। कोरोजन होती है ड्यू टू सी वाटर। अगर आपने बसबार जो लगाई हुई हैं ऐसे इलाके में है कि जहाँ पे समंदर नज़दीक है, तो जो हवा होगी उसमें एक तरह का सॉल्ट उसके अंदर होगा, तो वो उस सॉल्ट की वजह से उसमें जो कोरोजन जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी करोड हो जाएगी इंसुलेशन जो है वो। ठीक है, तो कोरोजन में आप यहाँ पे लिख दें ड्यू टू सी वाटर। सी वाटर, सी, यहाँ तो जगह नहीं हो रही है, यहाँ लिख देता हूँ सी वाटर। और फिर थर्ड जो है वो बस बार में फॉल्ट आने की वजह, यानी कि सबके सब देखें इंसुलेशन से रिलेटेड है। जैसा इंसुलेशन जो है बस बार की कमज़ोर होगी तभी तो फॉल्ट आएगी ना, तभी तो बस बार के आपस में टच हो जाएंगी या बस बार ग्राउंड से टच हो जाएगी। इसलिए सब के सब इंसुलेशन से ही रिलेटेड हैं सिवाय फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के। तो पहला हो गया वीकनिंग ऑफ इंसुलेशन ड्यू टू एजिंग, दूसरा हो गया कोरोजन ऑफ इंसुलेशन ड्यू टू सी वाटर, और तीसरा है ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन। ब्रेक डाउन इंसुलेशन का होता है ड्यू टू हाई वोल्टेजेस। इंसुलेशन जो आप बनाते हैं उसमें उसकी रेटिंग होती है कि वोल्टेज रेटिंग कि इतने वोल्टेज को ये बर्दाश्त कर सकती है। लेट से आपने बनाई है इंसुलेशन 11 kV के लिए। अब अगर वोल्टेजेस ऐसा होते हैं कि बढ़ जाए 11 kV से बढ़ करके वो 18 kV या इस तरह से बार बार इसमें हाई वोल्टेजेस अगर आते हैं उस सिस्टम में, तो वो इंसुलेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, पंचर हो जाती है। तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, ड्यू टू ओवर वोल्टेजेस। ठीक है, ये हो गया ओवर वोल्टेजेस, बात हो रही है ब्रेक डाउन की। ये हो गई आपके पास 1 2 3 कॉजेज़ हो गई। चौथी कॉज है बस बार फॉल्ट की, वो है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स क्या है ये? अब अगर बस बार लगी हुई है और बस बार में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि पहले जब मैं आपको दिखाता हूँ बस बार, लेट से देखें, ये आपके पास सिस्टम है और ये मैं आपको पैनल बना के दिखाता हूँ। ये समझ लें, ये स्विच बोर्ड्स हैं, ये एक स्विच बोर्ड है। ठीक है ना। ये इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन ये 7-8 फीट होती है। ये इसकी ऊंचाई 7 से 8 फीट होती है स्विच बोर्ड की। ठीक है ना। ये तकरीबन 7 फीट के आसपास, और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन ये 2.5 फीट से 3 फीट तक होती है। ठीक है। तो ये स्विच बोर्ड है। इसके अंदर होता क्या है कि जो आपके पास बाहर से आ रहे होते हैं, लेट से ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है, ये कहीं और लगा हुआ है बराबर वाले रूम में, और इस ट्रांसफार्मर के में ये इसकी बुशिंग है। ठीक है, ये इसकी बुशिंग है तीनों फेजेस की, और इसमें से केबल आ रहे हैं, ये लो वोल्टेज साइड से केबल आए। ठीक है, ये आपस में लग रहा है टच हो रहे हैं, टच नहीं हो रहे क्योंकि ये इंसुलेटेड केबल है। ये केबल आए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। लेट्स से कि ये एयर सर्किट ब्रेकर है, ये एयर सर्किट ब्रेकर, इसके नीचे आए ये सर्किट ब्रेकर पे ये। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर की आउटगोइंग से ये निकले यहाँ से
कॉपर के पीसेस, और ये यहाँ पे ये बस बार हैं, ये कॉपर की प्लेट्स होती हैं इस तरह से करके। ठीक है, ये दूसरी हो गई। ये इस तरह से ये प्लेट है, ये एक कॉपर की प्लेट है, ये दूसरी हो गई। इस तरह से एक तीसरी भी होगी। ये दूसरी और ये तीसरी हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो निकला है कॉपर के पीसेस जो एसीडी के आउटगोइंग से निकले हैं, एक इस पे आ गया, इस वाले पे, एक आकर के यहाँ टर्मिनेट हो गया, और तीसरा जो है वो ये इस वाले पे आकर टर्मिनेट हो गया ये। ठीक है, बल्कि मैं किसी और कलर से बना देता हूँ मैं इसको। लेट से ये वाला जो है ये इस पे आ गया, इसको दूसरे कलर से ये इस वाले पे आ गया, और इसको तीसरे कलर से ये इस पे आ गया। इस तरह से तीनों जो हैं ये रेड येलो ब्लू होते हैं। खैर मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग जो है वो उसकी सही नहीं की, समझाने के लिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको। तो ये तीन जो है फेजेस यहाँ आ गए इस तरह से। तो ये जो आपके पास जो चीज़ है ये वाली, ये बस बार्स हैं, ये दीज आर बस बार्स। ठीक है, ये तो ये बस बार है ये। तो ये आपके पास दूसरा पैनल है, तो आप देख रहे हैं दूसरे पैनल में भी जा रही है, और तीसरा पैनल है, तीसरे पैनल में आप देखें जा रही हैं। ठीक है ना। तो अभी पैनल के अंदर फिर यहाँ पे ये ब्रेकर लगे होते हैं इस तरह से, सर ये मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर जो हैं ये लेट से यहाँ 4 लगे हुए हैं ये, और इस वाले में भी समझ लें छोटे छोटे आप लगा दें यहाँ पे छोटे छोटे आप 9 लगा दें। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको इस तरह से ये। तो फिर यहाँ से ये उसी तरह से हर सर्किट ब्रेकर पे इस तरह से आकर के यहाँ पे ये ठीक है, 3 इस पे आ गए, इसी तरह से 3 इस पे आ जाएंगे इस वाले पे। ठीक है, ये है इस तरह से। तो और फिर ये इन सर्किट की ये इन सर्किट की इनकमिंग है ना, और फिर यहाँ से ये इनकी आउटगोइंग जो है यहाँ से निकलेंगे, ये यहाँ से ये केबल निकलेंगे इस तरह से। ठीक है, ये केबल होंगे, ये फिर चले जाएंगे लोड के पास। दूसरा निकला, और ये तीसरा निकला यहाँ से इस तरह से। एक को मैंने दिखाया, दूसरे में भी ऐसे होगा, तीसरे में भी इस तरह से ये निकलेंगे यहाँ से, और ये जाएंगे यहाँ से। तो ये बस बार होती है। ठीक है ना, ये आपको मैंने एक तरह से बना के दिखा दिया ये। तो ये आपने देख ली बस बार की अरेंजमेंट। ठीक है, तो आते हैं लेक्चर की तरफ दोबारा से। तो हमने जो है ये 3 कर लिया था। एजिंग होती है, सॉरी वीकनिंग होती है ड्यू टू एजिंग, और ये बात किसकी हो रही है, एजिंग ऑफ ये जो इसके आपका ऊपर जो मैंने किया हुआ है ना, ये नहीं तो कॉपर है, कॉपर के ऊपर जो है ना ये चढ़ी हुई जो आपको रेड कलर की है, ये स्लीव चढ़ी हुई होती है इसके ऊपर। ये स्लीव है ये रेड कलर की, जो कि ये उसमें मटेरियल होता है ये, इसको आप उस पर पहनाते हैं इसके ऊपर, इस कॉपर के ऊपर, और फिर इसको आप गर्म करते हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये बिल्कुल टाइट होकर इस पर श्रिंक होकर के बस बार पे चढ़ जाती है ये। तो ये फिर जो है ना टाइम जो है ये एजिंग से ये
ये सख्त हो जाती है, हार्ड होती जाती है और फिर गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो ये वाली हो गई, बता दिया इसको आपको मैंने। तो वीकनिंग होती है एजिंग गैस है। फिर दूसरा मैंने बताया कोरोजन होता है ड्यू टू सी वाटर। सी वाटर की वजह से भी जो है ये जो चीज़ आपको दिखाई है मैंने, कि जो इसके ऊपर चढ़ी हुई स्लीव है, कि सी वाटर जब होगा तो ये ज़ाहिर सी बात है जल्दी ये चीज़ ख़राब हो जाएगी और फिर ये बस बार का जो कॉपर है वो एक्सपोज हो जाएगा ये। ठीक है ना। और फिर ब्रेक डाउन ड्यू टू ओवर वोल्टेजेस, क्योंकि आपने जो है वो वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो उससे भी वो चीज़ टूट जाएगी। और फिर लास्ट जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि कोई जानवर, लेट्स से कोई इसमें इस बस बार में लेट्स से कोई एक्सपोज पार्ट्स हैं, तो कोई सांप आकर के ये इसमें और इन दोनों इसमें शॉर्ट हो जाएगी इस तरह से, इसके ऊपर और इसके ऊपर आके ये सांप आकर के ये इसमें चढ़ जाएगी तो शॉर्ट हो जाएंगे नहीं। या कोई चूहा रोडेंट जो है कोई, ये आके इसमें कनेक्ट हो जाएगी। या किसी तरह से अगर ये बस बार के इसको, चूँकि बस बार जो है ये अपने जो पैनल है उससे ये वो होती है, इंसुलेटेड होती है, तो किसी तरह से, और पैनल जो है ग्राउंडेड होता है ये, तो किस तरह से बस बार के लाइव पार्ट को वो और ग्राउंड पार्ट पे जो है वो टच हो जाए बिटवीन वो चूहा जो है रोडेंट जो है वो, तो भी बस बार जो है वो उस पर ग्राउंड फॉल्ट आ जाएगी। तो इस तरह से जो है वो चूहा हो गया, सांप हो गया, इसके ऐसे ये कहलाते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। तो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है ये। ठीक है, तो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का जो है इंसुलेशन से ताल्लुक़ नहीं है। तीन चीज़ें इंसुलेशन से हो गई। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के क्या हुआ कि कोई चीज़ आकर के बस बार के दरमियान कोई चीज़ आकर के वो उसको बस बार को शॉर्ट कर दे, दो बस बार शॉर्ट हो जाएंगी तो वो फेस फॉल्ट हो जाएगी। और बस बार को अगर वो ग्राउंड से यानी कि पैनल से वो शॉर्ट कर दे तो फिर वो ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने तीसरा पॉइंट भी कर लिया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, कॉजेज़ हो गई बस बार फॉल्ट्स की। तो क्या क्या चीज़ें कर ली हमने। पहला हमने किया है कि द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन वाई दिस अ हाई शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी एट द बस बार। ये आपको मालूम हो गया कि चूँकि बहुत ज़्यादा उसमें आ रहे होते हैं फीडर्स, बहुत ज़्यादा इसमें यानी कि इनकमिंग आ रही होती हैं, और वो हर इनकमिंग में अगर 5000 एम्पियर करंट है तो फिर जो है वो क्या होगा, वो वहाँ पे आकर के वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5000 इंटू 10 जो है वो 50,000 हो जाएगा ये। ठीक है ना, इसलिए होता है ये। तो ये हो गया। दूसरा फिर मैंने बताया आपको द स्टूडेंट कैन नेम द प्लेसेस वेयर बस बार्स आर लोकेटेड। तो ये बताया मैंने स्विच यार्ड जो है वो आउटडोर जो होते हैं, सब स्टेशन जो इंडोर टाइप के हो गए, फिर सप्लाई कियोस्क हो गए। और तीसरा बताया कि कॉजेज़ क्या हैं बस बार फॉल्ट्स की, तो ये अभी हमने किया ये वीकनिंग, करोजन, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन और फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। और फिर चौथे पर आते हैं बस बार प्रोटेक्शन की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है। तो इसमें आपको बताता चलूँ मैं, इसमें यहाँ भी मैरो लगा दूँ, इस वाले पॉइंट पर है। इसमें बताता चलूँ मैं आपको कि बस बार की प्रोटेक्शन जो है ना, ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है। यानी कि एक टाइम ऐसा भी था कि बस बार की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। उसमें कहा ही जाता था कि बस बार की प्रोटेक्शन की नीड नहीं है, इसलिए कि अगर हमने बस बार पर प्रोटेक्शन लगा दी और अगर किसी वजह से वो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि वो रिले जो है वो ख़राब हो गई, मैल ऑपरेट कर गई, तो आप देखेंगे सारे के सारे जो फीडर हैं जो कि लगे हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, यानी कि किसी को भी वो सप्लाई नहीं मिलेगी। तो बस बार पे फॉल्ट, बस बार पे अगर मैल ऑपरेशन हो जाता है किसका, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का, तो वो बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि उससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोगों को नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा जगहों पे बिजली चली जाती है। इसलिए बस बार देखें ना आप, यहाँ पे बस बार है, ये बस बार है। आपसे देखें कितने यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने ये दिखाया आपको, फिर 9 ये हैं, तो 9 और 4 13 यहाँ पे समझ लें कि ये फीडर हैं। तो ये 13 जो हैं ये मुतासर हो जाएंगे अगर इस बस बार को हम ट्रिप करते हैं, इस बस बार को हम अगर उसको हम ट्रिप करा लेते हैं। तो ये आपने देखा। तो इसलिए एक वक्त ऐसा था कि बस बार को जो है बस बार की प्रोटेक्शन जो है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी जाती थी। दूसरी वजह यह है कि बस बार की प्रोटेक्शन नहीं की जाती थी कि बस बार की प्रोटेक्शन जो है वो ऑलरेडी एक तरह से मिल रही होती है।
देखें कैसे, अगर मैं इसको, ये तो आपको मैंने आपको फिज़िकल डायग्राम बना के दिखाया है, ये मैं अगर आपको दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल हम जैसे सिंगल लाइन डायग्राम में तो हम ऐसा नहीं बनाते हैं, बस बार को बस ऐसा दिखाते हैं। ये हमने दिखाया, ये हमारे पास पावर सप्लाई है, ये इस तरह से, ठीक है ना। ये जो हमने बनाई है लाइन, ये वाली, ये बस बार होती है ना सिंगल लाइन पे, ऐसे शो करते हैं बस बार को, ठीक है ना। ये बस बार ए है फॉर एग्जांपल, इसको मैं ए शो करता हूँ, ये ए, ये ठीक है। ये बस बार ये आगे गई ऐसे, फिर ये बस बार बी आ गई, ठीक है, और फिर और आगे जाएं तो ये बस बार सी आ गई, ठीक है। एक्चुअली ये जो मैं आपको बना रहा हूँ, ये एक्चुअली ये बस बार्स नहीं है, ये बसेज हैं ये, ठीक है ना। मैं इसको क्लियर कर दूँ कि ये एक्चुअली बस है ये, ठीक है ना। बस ए है ये, बस बी है, बस सी है ये। बस और बस बार जो है वो एक चीज़ नहीं होती है। बहरहाल बताने का मतलब ये है कि आपके पास अगर फॉल्ट आती है बस पर, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये आपके पास है, यहाँ पे ये मैंने क्रॉस लगाया, ये शो करता है सर्किट ब्रेकर को। तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक रिले लगी हुई है, लेट्स से ये रिले ए है, ये रिले ए है, ठीक है। यहाँ पे एक रिले लगी हुई है, लेट्स से ये रिले बी है, ये ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिख दूँ, रिले बी, ठीक है ना। तो ये रिले बी, लेट से ये प्रोटेक्ट कर रही है जोन को, इसकी जो जोन है वो ये है, फॉर एग्जांपल इसकी जोन में कहता हूँ कि ये है, ठीक है। और रिले ए की जो जोन है वो मैं कहता हूँ कि ये है। चलें, फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। रिले बी को ही देखता हूँ मैं। तो रिले बी पे आप देखें कि जो इसको रिले बी जो ये प्रोटेक्ट कर रही है इस लाइन को, तो उसमें देखें इसकी जोन में जो है ये बी भी तो बस आ गई है ना, ये बी वाली बस आप देखें ये भी तो इसके अंदर आ चुकी है ना, इस तरह से। तो इसलिए जो है बस बार को प्रोटेक्शन जो है वो मिल रही होती है इन रिले से। तो अलग से फिर ये इसलिए कहते थे कि अलग से इस बार की, सिर्फ इस बस बार की प्रोटेक्शन के लिए रिले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक वजह ये थी, कहते थे कि इसमें अलग से ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन की। तो ये एक पहले एक फ़िलासफ़ी थी कि कहा ही जाता था कि बस बार पे रिले की प्रोटेक्शन नहीं है। एक वजह मैंने आपको पहले बताई कि कहते ये थे कि अगर वो प्रोटेक्शन, अगर आप बस बार पे लगाते हैं तो अगर वो प्रोटेक्शन स्कीम फेल हो जाती है तो वो पूरी की पूरी जो जितने भी फीडर लगे हुए हैं इस बस से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, इस पे ये है, इस पे एक फीडर यहाँ जा रहा है इससे, है ना, निकल के इससे एक इधर जा रहा है ना, इससे लेट से इस बस पे तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है ना, ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इस तरह से यहाँ पे भी देख रहे हैं, बीच से भी लेट से इधर जा रहा है, इसमें ये इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सी पे भी आप इधर कोई लोड है, इधर लोड है, इधर लोड है, इधर लोड है ना। तो हर बस पे इस तरह से लगे हुए हैं, ये इधर जाएंगे। तो अगर बस डायरेक्ट से फॉल्ट आती है तो उस पर जो भी चीज़ लगी हुई है वो सारी की सारी जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो कहते ये थे कि चूँकि बस बार पे जो रिले जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है अगर वो ख़राब हो जाए तो बहुत सारा जो लोड है वो अफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए उस वजह से हम यहाँ पे नहीं लगाते थे, वो एक वजह। और दूसरी वजह मैंने क्या बताई आपको कि ऑलरेडी आप देखें कि जो ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए या जो इस लाइन के प्रोटेक्शन के लिए जो रिले लगी हुई है वो बस भी उसकी प्रोटेक्शन में अंदर आ रही है, आप देख रहे हैं ना ये भी इसका, तो इसलिए भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अलग से, क्योंकि ऑलरेडी तो एक इस रिले बी के इसमें आ रही है ना, इस तरह से रिले ए जो है इसकी जो जो लगी हुई होगी यहाँ पे, इसको मैं किसी और कलर से बना देता हूँ। मैं रिले ए की जो लगी हुई होगी इस तरह से, आप देखें इसकी जोन में भी ए वाली आ गई है, ठीक है। तो अलग से फिर कहते ज़रूरत नहीं है। तो ये दो वजूहत थी है। लेकिन जब हाई वोल्टेज सिस्टम आए तो फिर क्या हुआ? हाई वोल्टेज सिस्टम जब आने शुरू हो गए, जब बहुत ज़्यादा जब हाई वोल्टेज आएंगे तो जाहिर सी बात है जब अब फॉल्ट आएगी सिस्टम में हाई वोल्टेज सिस्टम पे, तो उसका करंट बहुत ज़्यादा होगा, अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, ठीक है ना। क्योंकि पता है कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज बढ़ गया तो आई भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जब हाई वोल्टेज सिस्टम आए तो इसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटीज़ हो जाती हैं करंट की कि अब अगर बस पे फॉल्ट आती है और आपने उसको फ़ौरन अगर क्लियर नहीं किया तो इतना ज़्यादा करंट होगा कि वो समझें कि वो पूरा सब स्टेशन जो है वो किसी बॉम्ब की तरह से एक्सप्लोड हो जाएगा, जैसे लगेगा कि वहाँ पे कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है। इतना ज़्यादा अगर करंट हुआ और अगर विद इन जो है वो फ्रैक्शन सेकेंड वो क्लियर नहीं हुआ तो देयर बी वेरी बिग लॉस। तो हाई वोल्टेज सिस्टम पे आप इस बस बार को अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ सकते, आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन लगानी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये इसका आपको जवाब मिल गया। द स्टूडेंट कैन गिव द नीड फॉर बस बार प्रोटेक्शन स्पेशली फॉर हाई वोल्टेज सिस्टम, ठीक है ना। पहले आपको मैंने वजह बताई कि क्यों नहीं लगाई जाती थी प्रोटेक्शन, फिर मैंने वजह बता दी कि जब हाई वोल्टेज सिस्टम आ गए तो उनमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि बस बार को आप कहें कि जो ट्रांसमिशन लाइन की जो रिले है वही बस बार प्रोटेक्ट कर देगी, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की रिले अगर वो थोड़ी देर लगाती है, क्योंकि उसका प्राइमरी काम जो है वो लाइन की प्रोटेक्शन है, तो बस बार की नहीं है। तो अगर देर लगाती है बस बार प्रोटेक्शन के लिए तो आपका अच्छा खासा वहाँ पर नुकसान हो सकता है उस टाइम के अंदर, ठीक है। और अब हम आते हैं लास्ट अपने आउटकम पे। द स्टूडेंट कैन गिव दी सीटी सिलेक्शन मेथड। सीटी सिलेक्शन का तरीका बताऊंगा मैं आपको बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। बस बार की प्रोटेक्शन देखें हमेशा डिफरेंशियल होती है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे दोनों टर्मिनल जो हैं करीब करीब हों, यानी कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आप ऐसी जगह लगाएंगे जो कि इक्विपमेंट छोटा हो, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के जो इनकमिंग है और आउटगोइंग है वो दोनों करीब करीब हैं, यानी कि विद इन 7-8 फीट के अंदर आपको इनकमिंग भी मिल जाएगी और ट्रांसफार्मर की और आउटगोइंग भी मिल जाएगी। तो चूँकि डिफरेंशियल रिले जो है वो दोनों साइड के जो करंट है उसका डिफरेंस निकालती है, I1 माइनस I2 निकालती है। I1 जो है वो इनकमिंग साइड और I2 जो आउटगोइंग साइड है, तो इसलिए उसके दोनों के तार जो हैं वो करीब करीब से 6 फीट 10 फीट से मिल जाएंगे उसको। लेकिन कोई अगर बहुत बड़ा इक्विपमेंट है जो कि बहुत बहुत दूर जा रहा है तो फिर आप जो है वहाँ पे उसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करेंगे। लेट से कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो कि जा रही है फॉर एग्जांपल कराची से लाहौर या कराची से हैदराबाद, तो फिर आप वहाँ पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर एक उसका एंड का कराची में है, दूसरा एंड जो है वो ट्रांसमिशन लाइन का हैदराबाद में है जो लाहौर में है। तो आपको दोनों तार लाने के लिए आपको बहुत सैकड़ों किलोमीटर लंबे तार चाहिए होंगे इस रिले के लिए, और फिर वो बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाएगा उसके अंदर। तो इसके लिए आपके लिए दूसरी प्रोटेक्शन स्कीम होती है, डिफरेंशियल स्कीम जो है आप नहीं यूज़ करते। तो बस बार चूँकि छोटी सी होती है, आपको दिखाया मैंने, बहुत ही करीब करीब टर्मिनल हैं बस बार के, विद इन अ फ्यू फीट्स आपको टर्मिनल मिल जाएंगे, तो बेस्ट स्कीम जो है वहाँ पे डिफरेंशियल स्कीम होती है। तो ये बात तो हो गई है। अच्छा, अब इस आउटकम में हमें क्या करना है, इस लास्ट आउटकम में हम बताना है कि सिटी सिलेक्शन जो है वो तरीका क्या है। तो पहले मैं आपको रॉन्ग तरीका बताऊँगा, रॉन्ग मेथड बताऊँगा सिटी सिलेक्शन का, और फिर आपको मैं करेक्ट मेथड बताऊँगा सिटी सिलेक्शन का, ठीक है। तो अब चलते हैं और देखिए, तो ये सिलेक्शन ऑफ सीटी रेशियोज इन केस ऑफ बस बार प्रोटेक्शन, और पहले जो है वो रॉन्ग मेथड। अब रॉन्ग मेथड के लिए आपको देखें, आप यहाँ पे ये फिगर देखें, इस फिगर में देखें आपके ये यहाँ पे आपके पास ये बस बार है, ठीक है। बस बार हमेशा वर्टिकली बनाई जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये बस बार है और ये सर्किट ब्रेकर है ये,
ठीक है, ए है ये, सर्किट ब्रेकर बी है ये, और सर्किट ब्रेकर सी है ये। और उसके बाद फिर ये इसमें एक ये इनकमिंग आ रही है, ठीक है, एक ये इनकमिंग आ रही है, और ये इसकी आउटगोइंग है। आउटगोइंग खाली एक ही है इसमें। अब ये इनकमिंग जो आ रही है इसका करंट कितना है, 1000 एम्पियर। ये इनकमिंग आ रही है, इसका करंट कितना है, 2000 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है सिंगल आउटगोइंग है तो इसका करंट कितना हो जाएगा, वो 3000 एम्पियर हो जाएगा। क्या एज पर KCL, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो 2000 हो गया ये। अच्छा, अब आप CT जब लगाएंगे यहाँ पे, तो ये जब आपके पास 1000 एम्पियर है करंट इसका, तो नॉर्मल जो कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ये कॉमन सेंस आप कहेंगे यार भाई कि यहाँ पे 1000 एम्पियर है तो यहाँ पे 1000/1 की CT लगा दो, ठीक है ना। 1 से ज़्यादा नहीं कन्फ्यूज़ हो, 1 का अगर कि आपकी जो रिले है 1 एम्पियर की तो 1 की लगाएंगे, ये नहीं 1 एम्पियर उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। अगर 5 एम्पियर की तो 5 की लगा देंगे। मेन चीज़ है 1000, आप लगाएंगे CT 1000/1 की या 1000/5 कह लें, जितना CT होगी 1000 की, ठीक है, 1000। अच्छा, अब यहाँ पे 2000 एम्पियर है तो फिर आप यहाँ पे CT लगा देंगे 2000 एम्पियर की, ठीक है ना, 2000/1 कह लें। और यहाँ पे चूँकि करंट जो है वो 3000 एम्पियर है तो आप लगा देंगे यहाँ पे CT 3000/1 की, ठीक है ना। ये कर दिया आपने, तो आपने समझा कि भाई आपने ये काम कर दिया, बहुत अच्छा ये हो गया काम। अच्छा, अब देखिए, अब आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है, तो ये आप देखें दोनों CTs जो हैं ये किस में लगी हुई हैं, ये पैरेलल में लगी हुई हैं, ये है ना, ये CT और ये CT, ये आप देख सकते हैं ये पैरेलल में है ये। तो पैरेलल में आप देखें तो पैरेलल में करंट जो है वो ऐड होता है ये। तो ये इसका करंट आया है यूँ, इसका करंट कितना होगा इस वाली CT का, ये CT आपने लगाई है 1000/1 की, तो इसमें अगर 1000 एम्पियर करंट आ रहा है तो कितना हो जाएगा करंट, ये 1 एम्पियर आ जाएगा। तो ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से आ गया आपके पास, ये आ गया 1 एम्पियर। दूसरा जो है वो फीडर जो है ये इनकमिंग जो है 2000 एम्पियर की है, तो 2000 आ रहा है ये, तो 2000/1 की CT है, कितना देगी आपको करंट, ये 1 एम्पियर देगी ये। तो इसका 1 एम्पियर ये आ गया, ठीक है ना, ये 1 एम्पियर यूँ आया, तो ये 1 एम्पियर और ये 1 एम्पियर दोनों ऐड हो गए और ये हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये 2 एम्पियर करंट यूँ आया आपके पास, ये ऐसे आया, ठीक है ना। अच्छा, अब आप आउटगोइंग पे आ जाइए, आउटगोइंग भी लगेगी CT 3000 एम्पियर की, तो 3000 की जो है 3000/1 की है, 3000 पे 1 एम्पियर देगी तो आपको ये 1 एम्पियर दे देगी ये, ठीक है ना। ये 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है इसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर ये 1 एम्पियर है, ठीक है ना, ये 1 एम्पियर आया इस तरह से। तो ये आपके पास जो है ये I1 है, ये I1 कितना है, 2 एम्पियर है ये यूँ आ रहा है I1, नीचे से ऊपर आ रहा है ये, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है ये नीचे से ऊपर। और ये आया ये I2 जो है ये करंट है I2, ये आ रहा है ऊपर से नीचे, ये आया ऐसे, ठीक है ना, ये हो जा रहा है। तो आपके पास जो इसमें से नेट करंट होगा इसके अंदर, इस करंट आपके पास स्पिल करंट जो है वो होता है I1 - I2। तो अब यहाँ देखें कोई फॉल्ट तो है जी ना, नॉर्मल ऑपरेशन है ये, लेकिन यहाँ पे ये 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है ये, और ऊपर से नीचे आ रहा है 1 एम्पियर करंट। तो आप 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल्स टू सॉरी 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो गया ये। और अगर आपने इसकी सेटिंग की हुई है, इस रिले की प्लग सेटिंग 0.1 एम्पियर, ठीक है ना, 0.1 एम्पियर ठीक है, क्योंकि फॉल्ट करंट जब आएगा तो 0.1 पे 0.2 इतनी सेटिंग करेंगे ना। तो जब 0.5 सेटिंग की हुई है तो आप कहेंगे कि ये ट्रिप कर जाएगी। तो यहाँ तो आपको नॉर्मल हालात में आपको स्पिल करंट मिल रहा है 1 एम्पियर, तो ये तो फ़ौरन रिले ट्रिप हो जाएगी, और करंट रिले जो आपने लगाई हुई है यहाँ पे, ये रिले तो फ़ौरन ट्रिप हो जाएगी ये, क्योंकि 0.5 प्लग सेटिंग है इसकी, और आपको तो 1 एम्पियर मिल रहा है। और आप देखें सबसे बड़ी बात है कि फॉल्ट ही कोई नहीं है ये, यहाँ पे तो कोई फॉल्ट ही नहीं है कोई, और ये रिले ट्रिप हो गई है, ठीक है ना। तो ये डेंजरस है काफ़ी है ना। ये आपके पास देखें बना हुआ है, इस रिले के कॉन्टैक्ट हैं ये,
ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, जैसे ही फॉल्ट आएगी ये नीचे हो जाएगा यूँ करके, ऐसे दोनों शॉर्ट हो जाएंगे इस तरह से ना, ऐसे आ जाएगा ये। तो शॉर्ट होंगे तो ये बैटरी जो है ये इसमें आ जाएगी, इस तरह सर्किट में आ जाएगी। पहले तो ये डिस्कनेक्ट था सर्किट, ये सर्किट कनेक्ट हो गया ये, और ये तीनों जो है ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाएंगे। सर्किट ब्रेकर ए का ये है, ये बी का है और ये सी का है, तीनों एनर्जाइज हो गए ये। और आपके पास जो ये तीनों जो ब्रेकर हैं ये जो लगे हुए हैं, ए, ये बी, ये बी और ये सी, ये तीनों जो है ट्रिप हो जाएंगे और आपके बल्ब जो है ये आइसोलेट हो जाएगी ये। और ये बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, ये कोई फॉल्ट नहीं है। आप देखें तो ये आपने देख लिया ये बिल्कुल गलत तरीका है ये। इसमें तो आपका नॉर्मल कंडीशन में ही है ये बस बार ट्रिप हो रही है। तो हमने रॉन्ग मेथड कर लिया, सिटी सिलेक्शन का रॉन्ग मेथड कर लिया हमने कि किस तरह से सिटी सिलेक्शन आपको नहीं करनी है, ये कर लिया। अब आते हैं हम करेक्ट मेथड पे। ठीक है, तो करेक्ट मेथड पे आते हैं ये। तो सिलेक्शन ऑफ सिटी रेशियोज इन केस ऑफ बस बार प्रोटेक्शन, करेक्ट मेथड। तो करेक्ट मेथड क्या है? करेक्ट मेथड ये है कि आप देखेंगे इसमें, और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा करंट जो है वो कहाँ फ्लो हो रहा है। तो देखें ये 1000 एम्पेयर है, ये नहीं है सबसे ज़्यादा, ये 2000 है सबसे ज़्यादा, ये नहीं है, 3000 है। तो सबसे ज़्यादा करंट जो 3000 एम्पेयर है, ठीक है ना। तो आप सीटी लेंगे सबसे बड़े करंट के हिसाब से, तो आप सीटी लगाएंगे यहाँ पे 3000:1 की, यहाँ भी लगाएंगे 3000:1 की, यहाँ भी लगाएंगे 3000:1 की। अब देखें क्या होगा। ये करंट यहाँ पे आया 1000 एम्पेयर, तो ये सीटी जो है ये 3000 पे 1 एम्पेयर देती है आपको, ठीक है ना। तो जब 1000 एम्पेयर आएगा तो कितना करंट देगी? 1000 एम्पेयर 1/3 एम्पेयर देगी ये, ठीक है ना, 0.33 एम्पेयर देगी ना, क्योंकि ये 3000 पे 1 एम्पेयर देती है। तो ये चूँकि 1/3 करंट आ रहा है तो ये 1/3 एम्पेयर देगी। इस तरह से 3000 वाली जो दूसरी सीटी है, सीटी बी जो है ये 2000 एम्पेयर आ रहा है ये, तो ये 2000 एम्पेयर में कितना करंट देगी? 2000 में 2.3 देगी ये, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है ये। और 3000 वाली जो तीसरी सीटी है, सीटी सी जो है ये वाली, यहाँ पे 3000 एम्पेयर है, तो 3000 एम्पेयर तो ये आपको 1 एम्पेयर देगी ये। तो अब क्या होगा देखें, यहाँ पे आपके पास आया 1/3 एम्पेयर, यहाँ से आया आपके पास 2/3 एम्पेयर, दोनों ऐड हुए आपस में, 1/3 प्लस 2/3 और ये हो गया 3/3 इज इक्वल्स टू 1। आपके पास ये 1 एम्पेयर करंट हो गया ये, ठीक है। ये 1 एम्पेयर करंट यूँ आया, नीचे से ऊपर गया, ऐसे यूँ आया, यूँ आया, ठीक है, चला गया ये इस तरह से हो गया, यहाँ से मुकम्मल हो गया ये 1/3 यहाँ आ गया और 2.3 यहाँ चला गया या। और फिर आपके पास जो यहाँ से ये आया इधर 1 एम्पेयर, ये 1 एम्पेयर यूँ आया, इधर से होता हुआ यूँ आया, यूँ, और ये नीचे आएगा 1 एम्पेयर ऐसे। तो नीचे से ऊपर कितना जा रहा था? 1 एम्पेयर, और ऊपर से नीचे कहाँ कितना आ रहा है? 1 एम्पेयर। तो स्पिल करंट कितना हो जाएगा? I1 - I2 इज इक्वल्स टू 1 - 1 इज इक्वल्स टू 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर। तो ये आपके पास जो है ये 0 एम्पेयर हो गया। प्लग सेटिंग आपने 0.5 की हुई है, आपके पास 0.5 से बहुत ही कम है, 0 एम्पेयर करंट आ रहा है ये, ठीक है ना, 0 एम्पेयर करंट है और सिस्टम बिल्कुल सही चलेगा ये, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट मेथड टू फाइंड दी सीटी रेशियोज फॉर बस बार प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लिख दें इस तरह से, सीटी रेशियोज जो है वो क्या होता है? सीटी रेशियोज फॉर ऑल द सिटीज़ इन अ बस डिफरेंशियल स्कीम इज इक्वल टू क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ दी ऑल दी फीडर करंट, मैक्सिमम जो भी करंट होगा, जैसे इस केस में 3000 था, अपॉन 1 या 5, अगर 5 का सर्किट है तो 5 या 1। तो आपके पास यहाँ पे 1 का सर्किट था, तो आपने कहा मैक्सिमम क्या है? 3000 था, 3000:1, ये आपने सिटी रेशियो निकाली है तमाम के तमाम फीडर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमने ये वाला भी कर लिया। आउटकम जो है वो सिटी सिलेक्शन मेथड
करेक्ट मेथड भी कर लिया हमने, रॉन्ग मेथड भी कर लिया हमने। ठीक है, तो ये 5 हमारे आउटकम हो गए। पहले हमने कर दिया कि हाई शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी क्यों होती है, बता दिया मैंने आपको कि बहुत सारे इसमें आ रहे होती हैं करंट की फीडर जो है वो, तो हमारे पास जो है वो सबके सब उसमें हर एक की अगर 5000 है तो अगर 10 है तो 50,000 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा। अगर फॉल्ट आती है किसी एक पर, किसी एक जगह पे भी आती है तो सारा का सारा करंट उसी से गुजरेगा, ये वो कहीं भी आगे लोड पे नहीं जाएगा और बस बार पे 50,000 एम्पेयर करंट जो है वो होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये हाई शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी होती है बस बार पे। दूसरा है ये कि प्लेसेस जहाँ बस बार पे जहाँ बस बार लोकेटेड होती हैं, स्विच यार्ड, सब स्टेशन एंड सप्लाई कियोस्क बताया आपको मैंने। फिर कॉजेज बस बार फॉल्ट की बताई आपको, वीकनिंग ऑफ इंसुलेशन जो कि एजिंग कैसे होती है, करोजन जो कि सी वाटर कैसे होती है, ब्रेक डाउन इंसुलेशन जो होती है जो कि ओवर वोल्टेज की वजह से होती है। ठीक है, और फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स यानी कि लिजर्ड, रोडेंट्स वगैरह जो आ जाते हैं उसकी वजह से भी बस बार पे फॉल्ट आती है। चौथा क्या था, नीड क्या है बस बार प्रोटेक्शन की। नीड ये है कि अगर बस बार, पहले तो मैं बताया था कि बस बार प्रोटेक्शन नहीं की जाती थी क्योंकि उसमें ये समझा जाता था कि बस बार के प्रोटेक्शन अगर फेल हो गई, प्रोटेक्शन रिले ने सही काम नहीं किया तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि तमाम के तमाम जो लोग हैं जिनके फीडर लगे हुए हैं सब के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए बस बार पे प्रोटेक्शन के लिए अलग से रिले नहीं लगाई जाती थी। दूसरा रीज़न क्या था कि कहते थे कि जो लाइंस की ट्रांसमिशन, जो प्रोटेक्शन के लिए जो रिले लगी हुई हैं वो बस बार को तो प्रोटेक्शन दे ही रही हैं, तो इसलिए भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पुराना ख्याल था, लेकिन अब जो है वो नीड है बस बार प्रोटेक्शन की, और वो इसलिए भी बढ़ गई है कि जब हाई सिस्टम वोल्टेजेस आ रहे हैं तो हाई सिस्टम वोल्टेजेस पे बहुत हाई करंट होते हैं, और बहुत हाई करंट जब होंगे तो आपको फ़ौरन उनको वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसलिए अलग से अब बस बार पे प्रोटेक्शन के लिए रिले लगाई जाती है। और पांचवा ये है कि हमने सिटी सिलेक्शन मेथड देखा, रॉन्ग मेथड देखा, जिसमें कि आपने हर फीडर के हिसाब से आपने वो सिटी लगाई थी। आपने देखा कि नॉर्मल हालात में भी वो आपको एक स्पिल करंट दे रही थी। फिर करेक्ट मेथड देखा हमने कि ये सबसे ज़्यादा जो फीडर करंट होता है उसके हिसाब से अपने सिटी सेलेक्ट करेंगे तमाम के तमाम, और ये बिल्कुल ठीक काम करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम उसको लेक्चर को ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।